मंगलाचरणं नामं ब्रह्मनाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीगणाधीशं मातरं पितरं गुरुं प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, साहित्य व्याख्याता, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड, अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। पूर्व व्याख्यान में संस्कृत काव्य में प्रेम का स्वरूप, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज का व्याख्यान है, आज का विषय है, शीर्षक है प्राचीन नाट्यशास्त्र। प्राचीन नाट्यशास्त्र। प्राचीन नाट्यशास्त्र में प्रेक्षागृह, अभिनय, ये सब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ। नाट्य का विशाल नाट्य का विकास शास्त्रीय अध्ययन इस भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल में ही संपन्न हो चुका था। अनेक मान्य आलोचकों ने नाट्य को ही अपनी आलोचना का केंद्र बिंदु स्वीकार किया। कश्मीर के आलोचक शिरोमणि अभिनय गुप्त औचित्य तथा रस परिपाक की दृष्टि से नाटक को समस्त वाङ्मय विभूतियों के अग्रगण्य मानते थे। वे वे 10 रूपात्मक काव्य को ही समस्त काव्यों में प्रधान अंगीकार करते थे। काव्यं तु मुख्यतो 10 रूपात्मक मेव, जो कुछ भी कारण हो, इतना तो निर्विवाद है कि आलोचना जगत में नाट्य की आलोचना श्रव्य काव्य की आलोचना की अपेक्षा प्राचीनतर है।
अलंकार शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र का उपांग मानकर ही प्राचीन काल में होता था। नाना कलाओं के उचित संविधान होने पर भी नाट्य यथार्थ रूप से सिद्ध हो सकता है कि प्राचीन नाट्य शास्त्र उपादेय विद्याओं का भी विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। आजकल प्राचीन नाट्य आचार्यों ने जैसे भरत मुनि का ही ग्रंथ उपलब्ध होता है, परंतु उसकी आलोचना हमें यह निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि भरत का नाट्य शास्त्र अनेक शताब्दियों के अध्ययन तथा अनुशीलन का परिणत फल है। विक्रम पूर्व 8वीं शताब्दी में पाणिनीय के द्वारा निर्दिष्ट शिलाली तथा कीसात स्व को हमारे प्राचीनतम नाट्य आचार्य हैं। जिन्होंने भारतवर्ष में नाट्य का लोकप्रिय प्रसार कर कामनीय कृत्य कमाई है। भरतनाट्य शास्त्र के संबंधम तथा उपविहंग में कोहल का भी विशेष हाथ था। इसके अतिरिक्त वात्सत्य, सांडिल्य तथा धूतिल आज नाम मात्र से ही अवशिष्ट है। प्राचीन नाट्य शास्त्र के स्वरूप का दिग्दर्शन करने वाला एक ही अन्य अवशिष्ट है, जिसे ग्रंथ न कहकर ग्रंथराज कहना चाहिए। भारत का नाट्य शास्त्र सामान्य न होकर भारतीय ललित कथाओं का विश्वकोश है। वर्तमान नाट्य शास्त्र शताब्दियों के साहित्य उद्योग तथा सत्प्रेरणा का दिग परिणाम है। इस ग्रंथ में 3 स्तर मिलते हैं। इस ग्रंथ में 3 स्तर मिलते हैं। प्रथम है सूत्र, द्वितीय है भाष्य और तृतीय है कारिका। मूल ग्रंथ सूत्रात्मक था, जिसके ऊपर विशदभाष्य की रचना कालांतर में की गई है। इस सूत्र भाष अंश परिचय रस तथा भाव प्रतिपादक षष्ठ तथा सप्तम अध्यायों में हमें मिलता है। अधिकांश ग्रंथकारिकाओं में निबद्ध है। बुद्ध भरत ने
12,000 श्लोकों में नाट्य का निरूपण किया था, जिसका संक्षेप भरत मुनि ने 6,000 श्लोकों में किया है। वर्तमान नाट्य शास्त्र के 6,000 श्लोकों में होने के कारण यह षष्ठ शास्त्री संहिता के नाम से विख्यात है। प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह क्या है? अत्यंत प्राचीन काल में नाटक का अभिनय बाहर के मैदानों में आकाश के नीचे में होता था, परंतु नाना प्रकार के विघ्नों के कारण रंगमंच का आविर्भाव हुआ। नाट्यशास्त्र प्रेक्षागृह का विवरण बड़े विस्तार से प्रस्तुत करता हूँ। प्रेक्षागृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पीकृष्ट, दूसरा है चतुष्ट तथा त्रयस्थ। परिकृष्ट भेद विस्तृत होता था, जिसमें देवताओं से संबद्ध दृश्य दिखाए जाते थे, और चतुरस्थ स्पष्ट ही चौकोना होता था, परिणाम के मध्यम आकार का होता था और विशेषकर राजाओं के लिए निश्चित किया गया था। और तीसरा है त्रियास्त्र, त्रिकोणीय ढंग का प्रेक्षागृह था, जो मात्रा में सबसे छोटा था तथा समान प्रकृति के लिए विहित था। प्रेक्षागृहों के विधान के विषय में भरत मुनि बड़े ही वैज्ञानिक हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि प्रेक्षागृह को विस्तार से अधिक होना नितांत अनुचित है, क्योंकि ऐसी दशा में उच्चारित शब्द स्पष्ट रूप से दर्शकों के कानों तक पहुंच नहीं सकता। सुधा व्याख्याता नाट्य का प्रधान गुण है और इनकी सिद्धि मध्यम परिणाम वाले प्रेक्षागृहों के अस्तित्व पर ही बाधित हो सकती है। प्रेक्षागृह का आधा भाग तो दर्शकों के निमित्त सुरक्षित रखा जाता था और आधा भाग नटों के
व्यवसाय के लिए निश्चित रखता था। इसमें आधा भाग रंगपीठ कहलाता था, जिसके ऊपर अभिनय कार्य निष्पन्न होता था। सबसे पिछला भाग रंगशीर्ष के नाम से अभिहित होता था। सूत्राधार का वस्तुतः इन आवश्यक विधानों का संपादन ही मुख्य कार्य होता था। यह आरंभिक पूजन पूर्व रंग कहलाता था और एक विस्तृत व्यापार होता था, जिसका केवल अंतिम अंश नांदी के नाम से आज भी संस्कृत नाटकों में अवशिष्ट है। इन नांदी के अनंतर ही पात्र का प्रवेश होता था। पूर्व रंग के अवसान में श्रोताओं को हृदय बंधन के लिए संगीत का यथावत संविधान होता था और उस अवसर पर गाई जाने वाले गीत मधुर ध्रुवा के नाम से विख्यात था। ध्रुवा गीत के 5 प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला है उत्थापनी, दूसरा है अपकिष्टा, तीसरा है अदिटता और चौथा है विक्षिप्तता। इनका गायन विशिष्ट स्तर के ताल तथा मात्रा के योग से होता था। उत्थापनी ध्रुवा का उदाहरण यहाँ देना अनुचित न होगा। देवम विभु त्रिभुवनाधिवती कैलास पर्वत भीतरम शैलेन्द्र राजतनयादयितं मूर्धना नतो अस्मिन् त्रिपुरान्तकम्। प्राचीन काल में अभिनय और दृष्टिपात करना आवश्यक था। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। इन चारों अभिनयों के द्वारा प्रस्तुत कथावत की दर्शकों के सामने अभिनय पदार्थ का यथार्थ रूप दिखलाया कर सकता है तथा मनोरंजन कर सकती है। आंगिक अभिनय का संबंध दृष्टि, आमधीन दृष्टि, मुख, हस्त, पाद आदि नाना अवयवों से है। भरत मुनि ने इस
अभिनय का इतना सांगोपांग विस्तृत किया वर्णन किया है कि आजकल के वैज्ञानिक युग में यह विलक्षण तथा विचित्र प्रतीत होता है। हाथी के द्वारा प्रस्तुत अभिनय का प्रकार 2, 4, 10 नहीं है, प्रस्तुत पूरे 108 है। इन अंगहारों के रूप में समझना आजकल के लिए असंभव हो जाता है, परंतु धन्यवाद है 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का शासन करने वाले राज सिंह, जिन्होंने चिदरम्बम के सुप्रसिद्ध शैल मंदिर के गोपुर में इन समग्र चरणों को नाट्य शास्त्र के तद्वित श्लोकों के साथ बुलवाया है। ये आज भी नटराज मंदिर की शोभा बना रहे हैं। रस का सद्य उन्मीलन दर्शकों के हृदय में करना ही नाट्य का प्रधान लक्ष्य है। इस कार्य में नेत्रों का विधान बड़ा ही सहायक होता है। भरत के 16 प्रकार की रस तथा भावो उद्बोधक दृष्टियों का विवरण अपने ग्रंथ में दिखाई दिया है, जिससे हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति दर्शकों की होती है। इस प्रसंग के मान्य वैज्ञानिक मूल की और ध्यान करना उचित प्रतीत होता है। और दूसरा है वाचिक। दूसरा है वाचिक। वाचिक क्या है? अभिनय में नटों का पात्रों के पाठ का विधान रहता था। पाठ के द्वारा कोई पात्र अपनी भावना अभिव्यक्त करता है। अन्य पात्रों के साथ कथन में प्रभावित होता है। इसलिए भरत ने इसे नाट्य का शरीर माना है तथा इस कार्य में विशेष यत्न करने के लिए कहा है। वाचि यत्नेषु कर्तव्यो नाट्यस्तेयं तनु अस्मिता अंगनेपथ्य सात्वानि वाक्यार्थं व्यज्यन्ति। पाठ 2 प्रकार का होता है। पाठ 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संस्कृत तथा प्राकृत। उच्च कोटि के पात्रों को भाषा संस्कृत होती है। उच्च कोटि के जो पात्र होते हैं उनकी भाषा संस्कृत होती है और निम्न श्रेणी के जो पात्र होते हैं उनकी भाषा प्राकृत होती है। नाट्य का पाठ कवित्वमय होता है, अतः इसके लिए दोषों का परिहार, गुण
तथा अलंकारों का संग्रह करना नितांत आवश्यक होता है। अभिनय का सर्वस्व होता है औचित्य विधान। जो वस्तु जिस प्रकार की होती है उसे उसी प्रकार के रंगमंच के ऊपर दिखलाना औचित्य की परिधि के भीतर आता है। भारत का विधान बड़ा ही साहित्यिक, सरस तथा उपायदेय है। प्रथम तो उम्र के विचार से उचित भेष होना चाहिए। भेष के अनुकूल होना ही चाहिए गति तथा क्रिया। पाठ गति प्रकार के अनुभव होता है तथा पाठक के अनुरूप अभिनय करना चाहिए। इस नियम के यथावत पालन करने से ही नाट्य कला में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आहार्य अभिनय के भीतर भेष भूषा तथा आभूषण का विधान किया जाता है। अधिक आभूषणों के धारण करने से नत श्रांत हो जाता है। इसलिए ठोस सोने के गानों के स्थान पर ला के भरे गहने होने चाहिए। यावर्धन प्रयोग पर दृष्टि रखने वाला आचार्य की गहरी दृष्टि का सूचक है। इसी प्रसंग में समश्रु कर्म का विधान भी किया जाता था। दाढ़ी रखने की प्रथा प्राचीन भारत में बहुलता से थी। अतः रंगमंच पर अवतीर्त होने वाले पात्रों के शेष को सजाने के लिए उचित दाढ़ी रखने का विशेष नियम रखा जाता था। अब है सात्विक अभिनय। अंतिम प्रकार का अभिनय ही है जिसमें पुरुषों तथा स्त्रियों को नाना चेष्टाओं यानी हाथ भाव हिला डुला के आदि प्रदर्शन करना था। नाटक के साथ संगीत का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था। संगीत के प्रयोग से अभिनय नितांत स्निग्ध मंजुल हो जाता है। अतः आजकल की भांति प्राचीन काल में संगीत का मधुर संविधान रंगमंच पर अवश्य होता था। नाट्य प्राचीन काल में जीवित कला थी। नाट्य प्रदर्शन की तत्कालीन अनेक शैलियाँ थी, जिसमें 4 शैलियाँ थी जिसे प्रवृत्ति कहते हैं।
आज का व्याख्यान यहीं हम समाप्त करते हैं। पुनः फिर अगले कक्षा में मिलेंगे।